लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजारे होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। और कोरोना वायरस केसेस में आपको बताती चलूं कि उसकी तादाद में एक मर्तबा फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि एनसीओसी की जानिब से भी मोहलिक वायरस की चौथी लहर का खदशा जाहिर किया गया था और इसलिए कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। वैसे भी ईद की आमद है और बाजारों में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। शहर में मवेशी मंडियां भी सज चुकी हैं, इसलिए बाजारों, मार्केटों और मंडियों में जाते वक्त एसओपीज का खास तौर पर ख्याल रखें ताकि हम सब मिलकर इस मूजी वायरस को शिकस्त दे सके। जनाब, अब आपको बताते हैं कि जब मौसम में बरसात आता है तो अपने साथ बहुत इकसाम के वबाई अमराज भी लेकर आता है और इस मौसम में बारिश के बाद गंदे पानी में मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नाक, कान और गले के मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को तो मौसम तब्दील होते ही नज़ला, जुकाम और फ्लू की शिकायत होने लगती है। वैसे भी ईद कुर्बान की आमद से पहले मवेशी मंडियों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी जानवरों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो बारिश के बाद गंदगी में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल सकते हैं। मौसम में बरसात में वबाई अमराज से कैसे बचा जा सकता है, किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान चट्टा हैं, रेजिडेंट सर्जन है, सर्विसेज हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अब्दुर्रहमान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं? थैंक यू। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुर्रहमान, जैसे ही मौसम तब्दील होता है बहुत से लोगों के लिए ये बुरी खबर भी लेकर आता है कि नज़ला, जुकाम और गला दर्द और कान में दर्द, इस जैसे इन्फेक्शन जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। इनकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जितनी भी बीमारियां हैं नाक, कान और गले से रिलेटेड, इसका जो सबसे प्राइम हमारे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो इशू है वो सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है मोस्ट कॉमनली। जैसे ही और गर्मियों के सीज़न में पर्टिकुलरली इस मौसम में ज़्यादा ये क्यों होता है कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की एक बहुत ट्रेंड है। हम लोग बहुत ठंडा पानी पीने की तरफ गर्मियों में जाते हैं। जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं तो वो गले में कंजेशन करता है। जैसे ही कंजेशन करता है और तो दैट लीड्स टूवर्ड्स द इन्फेक्शन। वो पहले गले की इन्फेक्शन होगी तो नाक, कान, गला, ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो उसको लेके जाएगी कान की तरफ, उसको लेके जाएगी गले की तरफ। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एयर पॉपुलेशन उसमें, पोल्यूशन उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है और सेकेंडली हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो इसका एक बड़ा प्राइम रोल इसमें प्ले करती है। मतलब ये दोनों ही चीज़ें जिनसे हम बच सकते हैं। और फिर जब मौसम तब्दील होता है तो हमें किस तरह की फिर एहतियाती तदाबीर अपना लेनी चाहिए ताकि ये जो फ्लू है या गला ख़राब है इससे हम बच सकें? देखिए, इसमें जो ENT में एक जनरल रूल है, आपने नाक, कान, गले की बीमारियों से बचना है तो उसमें एक ही आसान सा नुस्खा है जी, मास्क पहने और खुद को नाक, कान और गले की बीमारियों से बचाएं। हाँ, पर्टिकुलरली अगर आपने कान की बीमारियों से बचना है तो कान में पानी जाने से रोकें। और अगर आपने नाक और गले की बीमारियों से बचना है तो उसके लिए आपको मास्क लगाना पड़ेगा। मास्क से आप जो है ना वो फिल्टर कर देते हैं बेसिकली नाक को भी और गले को भी। मतलब एक तो बीमारियों से बच जाएंगे, दूसरा कोरोना वायरस से हम बच जाएंगे। तो ये मतलब डिफरेंट तरीकों से हम लोग सिर्फ एक मास्क पहनने से बीमारियों से बच सकते हैं। एग्जैक्टली। अब आप ये देखें, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बारिशें नहीं हुई, तो जब बारिशें नहीं होती तो एयर में जो पोल्यूशन इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस वजह से ओवरऑल जितना भी हमारा एयरवे ट्रैक्ट है, एयरवे ट्रैक्ट को ये दोनों चीजें लिंक कर रही हैं। नाक हमारा मेन एयर पैसेज है जिससे सांस हमारे फेफड़ों में जानी है। गला हमारा वो पैसेज है जिससे अगर हम लोग नाक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर हम गले के रास्ते सांस लेके जाते हैं फेफड़ों तक। तो अल्टीमेटली एयरवे की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास उसका एक ही बैरियर है, वो है मास्क या फिल्टर कह दें कि एक ही फिल्टर है। exactly. और वो है मास्क, और जिसका हम लोग बारहा आपको कहते हैं कि लाजमी इस्तेमाल करें। तो वो कोरोना वायरस से भी आपको बचाएगा और बाकी भी जो वायरल इन्फेक्शंस है उनसे भी आपको बचाएगा। और दूसरा, डॉक्टर अब्दुर्रहमान, कहा जाता है कि जब ये फ्लू होता है, जुकाम होता है, तो ये खुद, इसका कोई इलाज नहीं है, ये खुद ब खुद जितना इसने अपना एक टाइम लेना होता है उसके बाद ये खत्म हो जाता है। आप इससे मुत्तफिक? अच्छा जी, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि 80 to 90% जो फ्लू होता है वो वायरल फ्लू होता है।
ठीक है। वायरल फ्लू ने अपना टाइम लेना है और अपने टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। 10% ऐसा होता है जो कि बैक्टीरियल उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाती है, यानी पहले वायरल इन्फेक्शन था, उसके ऊपर आके बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो अब बैक्टीरियल प्लस वायरल इन्फेक्शन हो गया। ऐसे फ्लू को ट्रीट करने की जरूरत होती है, लेकिन 90% केसेस को किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें सिर्फ बेड रेस्ट और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी ज्यादा पिए, बेड रेस्ट करें, ये खुद बहुत ठीक हो जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो जो 10% जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा या जुकाम हो जाएगा, फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे प्रॉपर मेडिकेशन जितने दिन का वो कोर्स बताए उतने दिन का करना चाहिए। असल में हमारी पॉपुलेशन का इशू क्या है, हम लोग एक एंटीबायोटिक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एंटीबायोटिक की एक डोज लेते हैं जी, ऑगमेंटन बहुत एक मिसयूज्ड एंटीबायोटिक है, कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल कर लें, उसमें ये होता है कि हम लोग 2 डोजेस हम लोगों ने ली, हम लोग ठीक हो गए, हम लोग कभी भी उसका कोर्स पूरा नहीं करते। exactly. अब जिसका कोर्स हमने एंटीबायोटिक का पूरा नहीं किया वो अगली दफा रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसलिए एक तो एंटीबायोटिक का यूज आपने बड़े ध्यान से करना है, जितनी जरूरत है उतना करना है। अच्छा। और डॉक्टर के मशवरे से जितने दिन का उसने कोर्स बताया उतने दिन का आपने कोर्स। लेकिन डॉक्टर अब्दुल रहमान, यहाँ पे तो हम देखते हैं कि जैसे ही फ्लू होता है या ऐसी कोई भी गला खराब, तो घर के टोटके बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पर। क्या ये ठीक है या ये बीमारी को या इस वायरल इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं? अच्छा देखें जी, मैं इसमें ये कहता हूँ कि एक चीज होती है प्लेसिबो इफेक्ट, एक होती है पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अच्छा। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम लोग किसी पेशेंट को कोई दवाई नहीं दे, हम लोग एक पिल देते हैं, उस पिल में कोई मेडिकेशन नहीं होती। अच्छा। ठीक है, और उस पिल लेने से मरीज ठीक हो जाता है, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अच्छा। ठीक है जी। तो ये जो जितने हमारे टोटके होते हैं इन पे मरीज का यकीन बहुत ज्यादा होता है, तो अगर किसी मरीज का इन चीजों पे यकीन है तो हमें ये जरूर करवानी चाहिए। अच्छा, मतलब वो पिल लेते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं होती। हाँ, तो बस वो एक मरीज की सेटिस्फेक्शन के लिए कि उसने दवाई खाई और वो अब ठीक हो जाएगा, बस उसके लिए आप उनको दे देते हैं। मैं यही जो घर के जो टोटके हैं मैं उनको भी इसी से लिंक कर रहा हूँ कि ये बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट होता है। कुछ ना कुछ चीजों का जरूर रोल होता है, लेकिन ज्यादा इसमें प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो ये चीजें साइकोलॉजिकल बड़ी सपोर्ट देती हैं पेशेंट को और इवेंचुअली पेशेंट इससे बहुत बेनिफिट हासिल करता है। और दूसरा मुझे ये बताइए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है और ये जो हमारा फ्लू वगैरह और इस तरह की जो बीमारी, वायरल इन्फेक्शन, इनका कितना गहरा ताल्लुक है? क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो आप इस तरह की बीमारियों का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। अच्छा नहीं जी, मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा। देखें, पर्टिकुलरली एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि मेडिकल फील्ड में हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये होंगी तो शायद आपको आम इंसानों जितनी ही, अगर आपका इम्यून सिस्टम या मुदाफित कमजोर है, लेकिन अगर कमजोर है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगी। अच्छा। जैसे अगर किसी पेशेंट्स को एड्स है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को लिवर डिजीज है, वो प्रॉपरली इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों में होता ये है कि यही कॉमन बीमारियां, इनमें बड़ा स्वेर किस्म के जो है ना वो रिजल्ट, वो ही कह सकते हैं कि एहतियात करना सबसे बेहतर है, तमाम तर जो बीमारियां हैं या मेडिकेशन से बेहतर है। डॉक्टर अब्दुल रहमान चट्टा हमारे साथ मौजूद थे, रेजिडेंट सर्जन है। डॉक्टर अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप यहाँ पर आए हैं और हम ENT बीमारियों के हवाले से बात कर रहे थे और वही कहना है कि जनाब आप लोगों ने एहतियात ही करनी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बल्दियाती नुमाइंदे अपने हुकूक के लिए मुतहर्रिक हैं। एक बार फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नामद अवामी नुमाइंदों का दफातर को लगे तालों ने इस्तकबाल किया है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर कहते हैं कि अपना आईनी हक लेकर रहेंगे। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बल्दियाती नुमाइंदे हक हासिल करने के लिए डट गए। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदों की टाउन हॉल आमद। एक बार फिर दरवाजों पर लगे तालों ने अवामी नुमाइंदों का इस्तकबाल किया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर ने पंजाब हुकूमत को खबरदार किया कि अगर बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी न हुआ तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाएगी। अगर इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया तो एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्जेंट हो जाएगी हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट जो है अब वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और ये 2 दिन के बाद जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है इंशाल्लाह उसके ऊपर
पंजाब भर के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवा कर रहेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि अवामी मसाइल हल करके हकीकी खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत रुकावट बन रही है। कोई भी ऐसा गैर कानूनी इकदाम नहीं करना चाहते कि जिससे पाकिस्तान की इंसल्ट हो, पाकिस्तान के इदारों की इंसल्ट हो। आज हम इधर हैं, हमें ताले लगे नजर आ रहे हैं, कल हम सड़कों पर होंगे और ऐसा एहतजाज करेंगे। जब तक ये ताले नहीं खुलेंगे हम यहीं पर बैठे हैं धरना देकर, और हम हुकूमत से कहते हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाओ। हम सब चेयरमैन हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह डेली की बेस के ऊपर हम जब तक हमें अख्तियारात नहीं मिलते हम यहाँ पे धरना देके बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूरुल अमीन मैंगल कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के लिए ऐवान वज़ीर आला को समरी अरसाल करती है। टाउन हॉल में मौजूद बल्दियाती नुमाइंदों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि अपनी बहाली के फैसले पर दुआएं मांग कर शुक्र अदा करते रहे। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। जनाब, ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी वाले से मजीद भी तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर लाहौर हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का करम। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी तफसीली तौर पर जो है वो फैसला जारी हो चुका है, तो अब आपको लगता है कि बुज़दार सरकार जो है वो इस हवाले से आ जाएगी इस तरफ और आप लोगों को इजाज़त दे दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़दार सरकार बेचारी को क्या पता है। अच्छा, बुज़दार सरकार जो बंदी है कहीं और से और डोरियां कहीं और से हिलती हैं, और जो इस्लामाबाद में पाए जाते हैं लोग वहाँ से सारा कुछ होता है। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ है कि सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको सिक्योर कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इल्ज़ाम था कि जी जो सूबाई हुकूमतें या कौमी हुकूमतें आती हैं वो बर्दाश्त नहीं करती हैं पोलिटिकल पार्टीज़ की जो हुकूमतें आती हैं वो इस थर्ड टीयर को। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जद्दोजहद इस तरह रंग लाई है कि फॉर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कोई सूबाई हुकूमत जो है वो बल्दियाती हुकूमतों को 5 साल पूरे करने से पहले उसको बर्खास्त नहीं करेगी, या जो भी कानून होगा 4 साल का या 5 साल का। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह कर दिया कि स्टेट की डेफिनेशन में 3 टीयर आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तीसरा जो लिखा था वो लोकल अरेंजमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था। ठीक है, वहां पर अब इसको एज अ लोकल गवर्नमेंट्स तस्वर कर लिया गया। अच्छा, अब आ जाए, जिस दिन हमारा फैसला हुआ 25 मार्च का शॉर्ट ऑर्डर हुआ, तो जो शॉर्ट ऑर्डर शुरू होता है उसमें पहला जो जुमला लिखा हुआ है, जो पहले अल्फाज हैं वो ये हैं कि फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली द कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 48 ऑफ 2019 इज अलाउड। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो हुकूमतें हैं को फौरी तौर पर बहाल किया जाता है। आर्टिकल सेक्शन 3 जो है पंजाब लोकल गवर्नमेंट का वो कॉन्ट्ररी है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दीज लोकल गवर्नमेंट शैल बी इफेक्टिव एज ऑन 3rd May एज पर लॉ। तो इसमें इन्होंने खुद ही अभाम डाला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और अब वो जो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड उसका 18 सफात पर मुश्तमिल रीजंस आ गई हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब ये फिर क्यों कह रहे हैं, अब कल जो है वो शौकत क्या नाम है उनका, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो फरमाती हैं कि हमने समरी भेज दी है। समरी किसको भेजी है? चीफ मिनिस्टर को। किसके थ्रू जाती है समरी? चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। तो भाई हम उसी के तो खिलाफ गए हुए थे और उसी के खिलाफ फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने फैसला दिया है, तो एक चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो है लोकल गवर्नमेंट वो उसी चीफ मिनिस्टर को भेज रहा है जिसके खिलाफ फैसला आया। और वो कहती हैं कि साइमल्टेनियसली हमने जो रिव्यू पिटीशन डाली हुई है, जिसका शोर इन्होंने 1 महीने से डाला हुआ है, उसके ऊपर जी हम दरखास्त करेंगे कि हमारा जो है वो 40 अरब रुपया खर्च हो गया। किसके ऊपर? पहली बात तो यहां आ जाए कि व्हाट अ नॉनसेंस, कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है कि जिस बंदे के खिलाफ फैसला आया या जिस ओहदे के फैसला खिलाफ आया, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, आपके जो अफसरान हैं वो कहते हैं जी हमने उसको समरी भेजी। ओ भाई, वही तो हमारा मुल्जिम है जिसने हमारे ऊपर जो ये सारी कार्रवाई की थी और हमारा जो है वो इस्तेहकाक मजरू करते हुए, मेरा नहीं पूरे पंजाब के अवाम का इस्तेहकाक मजरू करते हुए और उनका फंडामेंटल राइट्स को कुचलते हुए हमें ये तोड़ दिया गया था 3 मई 2019 को। तो अब जब फैसला आया तो वही आपस में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। वो जो है चीफ सेक्रेटरी वो कहता है, अच्छा वो देखे खूबसूरती देखे, फिर फिरदौस आशिक अवान कहती है मुझे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ब्रीफ किया है, ठीक है, कि समरी भेज दी। ओ खुदा के बंदो,
ओ भाई तुम इलेक्टेड नहीं हो, सिलेक्टेड हो, मगर मिनिस्टर के लेवल के ऊपर गेम खेल रही हो, खेलती हो, क्रिकेट खेलती हो, फुटबॉल खेलती हो, बॉक्सिंग भी खेलती हो। तो बात यह है कि बात तो किस तरीके की करो। अच्छा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। ओ भाई सजाए मौत हो जाती है ना जब किसी बंदे को, तो वो किसके पास एप्लीकेशन जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, उसकी सजा माफी की। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उस पे मनो अन फैसला जो है वो अमल किया जाता है। बिल्कुल। और सर अगर बहाल नहीं करेंगे बुज़दार सरकार तो क्या आप लोगों का आगे का लायामल होगा? ये तारीख में एक ब्लैक स्पॉट आएगा इस हुकूमत के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ये इन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया था। हमें फैसला मिल चुका है। कल आपने दिखाया माशाल्लाह। मैं मीडिया का इतना मशकूर हूँ जिस तरीके से हमें वो कवर करते हैं और आवाम को बताते हैं। जो रियासत के 3 सतून है ना, मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया, मैं ये अब मानना शुरू हो गया, पहले नहीं मानता था। कि मीडिया भी चौथा सतून बनता जा रहा है। अवाम की आवाज़ अवाम को सुनाता है, जालिमों की आवाज़ मजलूमों को सुनाता है, तशद्दुद करने वालों के तशद्दुद उजागर करता है और इंतजामिया को हिलाता है, जो अब सोई हुई है पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मनमानियाँ कर रहे हैं। तो मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम दफातर में जाते रहेंगे और इसके साथ ही हम जा रहे हैं। आज वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी कर रहे हैं, अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह होती हैं सुप्रीम कोर्ट से वो लेकर। तो आज और कल पूरे पंजाब से जो है वो लोग हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं। अच्छा, मतलब एहतजाज करेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और एहतजाज क्या, हम कल भी जाएंगे अपने दफ्तर, परसों भी जाएंगे और इसी तरह लेकिन आगे तो सर ताले लगे होंगे, क्या करेंगे? कब तक लगाएंगे ताले? कल भी ताले लगे हुए थे। आप तो दिखाओगे हम ना, तो दिखाएंगे इस फाशिस्ट हुकूमत को। आपकी तो इसकी कार्रवाइयां दिखाएंगे ना। ये तो इस तरह इन्होंने अलग सुप्रीम कोर्ट की मेरे मुंह में खाक बेतौकीरी कर दी है। इस अदालत से बड़ा कोई बंदा कहाँ जा सकता है? और ये हुकूमत कहती है मैं ईमानदार है, हम रियासत मदीना चला रहे हैं। ये कौन सी रियासत मदीना है भाई? आप अवाम का मैंडेट छीन कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और उसके बाद फिर आप कहते हैं नहीं जी हम उसी मुल्ज़म को, आप कह रहे हैं कि हमने उसको समरी भेज दिया। भाई उसी के तो खिलाफ आप लोग पिटीशन कब दायर करें? आज दायर कर रहे हैं? इंशाल्लाह जी आज हम उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। कल मैंने आज का ही अनाउंस किया था। मैं अपने जो लाहौर के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं जो बुजुर्ग हैं, उनसे माजरत करता हूँ। इंशाल्लाह ताला कल हमारी पिटीशन जो है दाखिल हो जाएगी और आज हमें कभी उम्मीद है कि बावलपुर बेंच में भी हो जाएगी इंशाल्लाह और रावलपिंडी बेंच में भी हो जाएगी और हमें फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ ऑलरेडी दे चुकी है। अब ये दोबारा अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम दर इल्जाम ये हुकूमत अपने ऊपर लगा रही है। अब देखिए ये तो जंगल का कानून जो है ना, मेरा तो ख्याल है वो भी बेहतर होता है। हम तो उससे भी पैड़े हो गए। इमरान खान साहब ने थ्रू वजीर आला पंजाब जो है ना इसको बनाना, गवर्नमेंट जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया। और एक बात आपको और बता दूं, जब इस तरह का झूठा हुक्मरान मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाए जो कहता था कि लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए लोगों को इक़्तिदार मिलना चाहिए। ओ भाई 2019 का आपने कानून बनाया, आपने कहा 1 साल के बाद इलेक्शन करवाएंगे, चले आपके कानून की तरफ ही आ जाते हैं। फिर आपने खुद ही उसमें अमेंडमेंट कर दी कि 2 साल और 11 महीने के बाद इलेक्शंस करवाएंगे। और जब हाई कोर्ट में पूछा गया डीजी जो लॉ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो पहले कानून के मुताबिक वो तैयारी की हुई है, तो उसके मुताबिक तो ये नोटिफिकेशन करें, डिलिमिटेशन करें तो मैं इलेक्शन करवा देता हूँ। तो जब उन्हें ये बताया गया कि जनाब अली असल कानून से डबल सफात की और डबल पैराज की अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और मेरे नॉलेज के मुताबिक जो अमेंडमेंट हुई हैं ये तो हकीकत है, वो गवर्नर साहब से इन्होंने वो ऑर्डिनेंस साइन करवाया, उसको अभी तक असेंबली से पास नहीं करवाया और उसी तरह उसके अंदर नथी कर दिया। ठीक है। अब आप वो जो अगर आप वो कानून की किताब मुझे बड़ा जो माहिर कानून है वो भी अगर 4 दिन पढ़ के मुझे समझा दे सारे आर्टिकल या उसके पैरास या सेक्शंस, तो मैं कोई भी जुर्माना या पेनल्टी बर्दाश्त करने। लेकिन सर देखने में तो यही है ना कि आपकी जो मुद्दत है वो खत्म होने में 6 महीने रह गए और हुकूमत भी यही कह रही है कि 6 महीने बाद हम नए कवानीन के साथ इलेक्शन करवाएंगे। तो क्या तब अब हम क्यों बहाल करें? जब 6 महीने बाद नए इलेक्शन होंगे तो आप तब लोग नए मैंडेट के साथ आ जाएं और अपनी कारकर्दगी दिखाएं, ऐसा बेहतर नहीं है? इस बात का मैं क्या आपको जवाब दूं? भाई इंसाफ चाहे एक दिन के लिए हो, वो एक मिसाल बनी हुई ना, किसी रंजीत सिंह काने के दौर में किसी बंदे को एक दिन के लिए इक़्तिदार मिला था। तो जो कानून होता है ना उसने उस वक्त के कानून के मुताबिक एक दिन का इक़्तिदार दिया ना। तो ये क्या बात हुई कि जी 6 महीने रह गए, 6 महीने रह गए तो केड़ी आखिर आ गई है?
पहली बात तो ये है। और दूसरा ये तो हम जब इंशाल्लाह हम बैठेंगे ना अपनी कुर्सियों पे तो मुद्दत की डेफिनेशन भी हम डिफाइन करेंगे। अच्छा। ये फिर पता चलेगा। और दूसरी बात ये मुद्दत है, बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी नहीं, हमारा टेन्योर है 5 साल का, बिल्कुल। तो 2 साल प्लस तो ये खा गए ना, तो बाकी तो हमने 3 साल ही कुर्सियों पर बैठे, तो फिर हम जाएंगे ना इंसाफ के इदारों के पास, अदालतों के पास, वो जो फैसला कर देंगी वो फिर हमें काबिल कबूल होगा। ये बात मैं आज आपके चैनल पे बैठ के कर रहा हूँ ना, हो सकता है फिरदौस आशिक अवान बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है सिवाय इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के, कल जो उसने ब्रीफिंग दी है, तो फिर उससे वो आएगी, अगर जवाब देगी या कुछ होगी तो हम बताएंगे कि हम किस तरह जाएंगे। और इस जो पीरियड है 5 साल का, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इस तरह हम फिर कानून के पास जाएंगे और कहें जी हमारा टाइम पूरा करने दें, हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ, ये खा गए हमारे 2 साल। तो सर हुकूमत को ये भी खदशा तो नहीं है कि ज़िले हुकूमतों में हम देख रहे हैं कि नून लीग के अरकान ज़्यादा हैं तादाद में, तो इस तरह उनको ये खदशा हो कि जो मसाइल का सामना उनको ना इंतखाबात में करना पड़े? मुसीबत ही है, उनको यही तो उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि पूरे पंजाब में 86% जो लोग हैं उनका ताल्लुक PMLN से है, और लाहौर में जो है वो 97% जो लोग हैं हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं, इलेक्टेड UC चेयरमैन है, उनका ताल्लुक PMLN से है। और अब ये पहली दर्द तो पेट में ये है, अब दूसरी ये देखें आप, ये जहालत की इंतहा देखें, जो आर्टिकल है ना जी 140A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, तो वो पता क्या डिफाइन करता है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो है ना वो चलाई जाएंगी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू, और उनको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात दिए जाएंगे। वो अकल के अंधो, आप कहते हो कि जी बल्दियाती हुकूमतें हम चला रही हैं, कल फिरदौस आशिक साहिबा कहती हैं कि 300 पता नहीं 54 हमने बल्दियाती जो है हुकूमतें बना दी हैं। अच्छा, किसने बनाई हैं? ठीक है, आर्टिकल 140A की आप नफी कर रहे हैं। वो तो ये कहता है, आईने पाकिस्तान, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, वो ये कहता है कि ये जो बल्दियाती हुकूमतें हैं ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। अभी आप मुझे बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अगर किसी जगह बैठ के उस लोकल गवर्नमेंट को चला रहा है तो उसको ये हक किसने दिया है? वो तो बल्दियाती हुकूमत है ही नहीं भाई। यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये रियासत मदीना को देखें कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद इस्लाम है, आप उसका अगर प्रीएम्बल पढ़ें तो उसके खिलाफ तो आप हर जगह जा रहे हो। और रियासत मदीना वालों, कोई आंखें खोलो। आप खुद फरमाते हैं कि जी मुझे तो जवानी तक पता ही नहीं था कि मैं मुसलमान और कैसा मुसलमान हूं। तो अब आपने इतनी जल्दी इल्म हासिल कर लिया कि आप रियासत मदीना होकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो कवानीन है आप उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो ये सारा ढोंग है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को पता है कि हमारे ऊपर नालायक हुक्मरान है, यूनिलेटरल थिंकिंग है उनकी, और उनकी सिर्फ एक थिंकिंग है, नवाज शरीफ खा गया, जरदारी लूट गया, हम जो बड़े अच्छे हैं, 3 साल हो गए हैं, आटा गरीब आदमी की पहुंच से बाहर, 60-70 रुपए किलो, चीनी 100-150 रुपए के दरमियान, ऑयल 350 रुपए किलो, बिजली का बिल, सर महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो देखें हम महंगाई तो नहीं कंट्रोल कर सकते, मगर आपको मैं बताऊं बेटा, 11,000 पेंडिंग केसेस हैं लाहौर में डाइवोर्स के। बच्चे के जो रिश्ते खराब होते हैं ना, जब ये हमारे मिसालती कमेटी के इख्तियारात किसके पास थे? UC चेयरमैन के पास। जब वो लोग आते थे आधे से ज्यादा की सुलह हो जाती थी, नहीं तो 89 डेज पूरे होने के बाद उनको वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता था डाइवोर्स का। असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कहता है जी लीगली आई कैन नॉट डू इट। इनके नीचे जो चल रही है आजकल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजा जाता है तो वो कहते हैं ही इज राइट। एक कमिश्नर को इख्तियार दिया जाता है, कमिश्नर के बंदों को पता ही नहीं है कि दस्तखत किसने कराने। मतलब ये लोकल गवर्नमेंट का काम है ना। बच्चियां जिन्होंने डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेके आगे उनकी बेचारों की, किसी ने शादी करानी है, किसी ने बाहर जाना है, किसी का स्टेटस जो है वो बदलना है, अब वो बैठे हुए हैं, वो इनकी जान को रो रहे हैं। लेकिन सर ये जो तो हम घर में बैठे जाके उनके फैसले करा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी देखने में आया है कि हुकूमत ने लाहौर में जितने भी उनके अरकान थे उनको तरक्याती फंड्स दिए हैं, तो क्या ये जो सियासी तौर पर ये आपको नहीं लगता कि उनके लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा उनके ये जो इनके मिला जुला के 6-7 हलकों में ये जीते हुए ना, उसके अलावा लाहौर के जितने लोग हैं ना जो उन हलकों में रहते हैं, खाली MNA MP तो नहीं ना रहता, वो सारे अछूत हैं। अच्छा, वो सारे जो है ना वो काबिले कत्ल हैं।
उनको आप धक्का दे दें दरिया में। पिंडां दे विच छप्पड़ नहीं हुंदे जिथे मझां वड़दियां ने चिकड़ना बाहर निकलदियां ने साडे लाहौर बॉर्डर एरिया च, ये बाकी दे हल्कियां दे लोकां नूं उत्थे सुट दिओ। क्यों कि ना उनको बत्ती की जरूरत है, ना उनको सड़क की जरूरत है, ना उनको पानी की जरूरत है, ना उनको स्कूल की जरूरत है, ना उनको मस्जिद की जरूरत है, ना उनको स्पोर्ट्स स्टेडियम की जरूरत है। तो उन लोगों का क्या कसूर? इसलिए कि उन्होंने हमें वोट दिया है। और जो 6-7 आपने हल्के जीते हैं वो आपने जिस तरह जीते हैं मुझे पता है। मैं 70 साल की उम्र को होने को आया हूं, मगर मुझे इस बल्दियाती निज़ाम ने इतनी ताकत दी हुई है कि मेरा लीडर है नवाज शरीफ, उसके वजह से, उसके विजन की वजह से मुझे इतनी ताकत दी है तो सर क्या आने वाले दिनों में आप लोगों की तरफ से खुशखबरी आ जाएगी हमारे? क्यों नहीं आएगी खुशखबरी? ये है ना, ये ताले खुल जाएंगे। आप मुझे बिठा के सारे लाहौर के या सारे पंजाब के बल्दियाती निजाम की बात सुन रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। सर आगे अगली दफा आपसे खुशखबरी ही सुनेंगे इंशाल्लाह। और ये जो ताले लगे हुए हमें नजर आए थे कल भी, ये भी खुल जाएंगे। और मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप यहाँ पर आए हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिले। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सुबह सुबह का वक्त है और कहा जाता है कि सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी अच्छी खबरें एक दूसरे को देनी चाहिए। कुछ अच्छी खबरें हम आपको दे चुके हैं, लेकिन अब बात है महंगाई की। तो महंगाई के बारे में भी आप लोगों को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता चले कि क्या सूरत हाल चल रही है। और आजकल सूरत हाल महंगाई की ये है कि उनकी सब्जियाँ हो, फल हो, ब्रॉयलर हो या और भी रोज़मर्रा की अशिया हो, उनमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज महंगाई की ओवरऑल सूरत हाल क्या है मार्केट में। जाहिद आबिद बताइएगा हमें। जी मुनीबा, अगर बिल्कुल वक्त हम देखें तो तकरीबन 10 बजे हैं और लगता है ऐसी है कि सुबह है, लेकिन बाहर निकलें ज़रा सूरज देखें तो ऐसा लगता है कि दोपहर हो चुकी है और कड़कती हुई धूप जारी है। अलबत्ता महंगाई अपने अरूज पर है और उसकी वजह भी यही सूरज और यही तपिश है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आजकल शदीद गर्मी की वजह से जो सब्जियों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पौधे होते हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब्जी की जो पैदावार है और उसकी सप्लाई है वो मुतासर होती है और उसका असर आता है मार्केट में। और उस पर तड़का लग गया है आगे ईद का। तो दो चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि महंगाई का इस वक्त असल वजह बन रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्याज जो है वो उसकी सरकारी कीमत 43 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में इस वक्त कम से कम 50 रुपये फी किलो तक मिल रहा है। ये 2 से 3 हफ्ते पहले तक 30 से 35 रुपये फी किलो आम मार्केट में दस्तयाब था। और टमाटर सबसे ज्यादा तेज हो रहा है, उसकी जो लाल लाल रंगत है टमाटर की, वो अब जब गाहक खरीदने लगता है तो उसकी अपनी रंगत लाल लाल हो जाती है उसका रेट सुन के, क्योंकि सरकारी रेट आज मुकर्रर किया गया है 67 रुपये और मार्केट में इस वक्त कम से कम 80 रुपये फी किलो दर्जा अव्वल टमाटर फरोख्त हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ईद कुर्बान पर लगता है कि ये जो 100 रुपये को भी क्रॉस करेगा और इससे ज्यादा महंगा होता जाएगा। लहसुन भी आज 10 रुपये महंगा हुआ है, जो कि 190 रुपये सरकारी रेट है और 220 से 230 रुपये मार्केट में बेचा जा रहा है। अदरक एक मरतबा फिर हमने 6 माह पहले भी बताते रहे कि इसकी कीमत 500 हो गई है, 600 हो गई है, अब फिर उसकी सरकारी कीमत हो गई है 470 रुपये और मार्केट में इस वक्त कम अज कम 550 से 600 रुपये फी किलो इस वक्त दोबारा फरोख्त होना शुरू हो गया और इसमें भी इजाफे का इम्कान मौजूद है। सब्ज मिर्च जो कि गोश्त जब ईद कुर्बान आनी है, गोश्त की डिशें पकनी है तो उसमें सब्ज मिर्च लाजमी एक खूबसूरती भी पैदा करती है। और बिल्कुल जाहिद आबिद आप बता रहे हैं और रोज हम अपने नाजरीन को भी अपडेट करते हैं कि सब्जियों, फलों और दीगर जो चीजें हैं उनमें इजाफा होता हुआ देख रहे हैं रोज ब रोज। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के हवाले से बात कर लेते हैं। सुलाफे हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी इंडोर वर्कआउट किस तरह करेंगे हम, क्योंकि बाहर जाना आजकल हमें पता चल रहा है कि ज्यादा लोग नहीं जा रहे जिम, क्योंकि जिम्स भी बंद है कोरोना की वजह से भी हैं। तो सुलाफे की नकवी की तरफ चलते हैं और वो हमें बताएंगे इंडोर वॉकिंग वर्कआउट किस तरह करेंगे। सुलाफे ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं इंडोर वॉकिंग वर्कआउट। अजीब सा लगता है कि वॉक और इंडोर वो आप कैसे कर सकते हैं, कि आपको कितनी जगह चाहिए होगी कि आप घर पर रहते हो या इंडोर
आप वर्कआउट करें अपने ऑफिस में, कैसे वॉक करेंगे, या आपके पास थोड़ी सी जगह इसमें वॉक कैसे करेंगे, आप वॉक कर सकते हैं। सिर्फ बात होती है स्टेप्स लेने की, तो हम उतने ही स्टेप्स लेंगे और उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज को ऐड कर देंगे, तो जो आपका प्रोसेस है वेट लॉस का वो डबल हो जाएगा। यानी कि आप एक्सरसाइजेज नॉर्मल बाकी भी कर रहे हैं, अपनी जो आप फेवरेट एक्सरसाइजेज उसमें शामिल कर सकते हैं, फुल बॉडी की एक्सरसाइजेज शामिल कर सकते हैं, लोअर बॉडी की शामिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप स्टेप्स लेते रहेंगे डिफरेंट टेक्निक के साथ। सो ये आपकी इंडोर वॉकिंग होगी जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को कहना होगा, यानी कि एफर्मेशन याद करनी होगी कि आई एम काइंड। आपका खुद से काइंड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम वेट लॉस की जर्नी में खुद से जेंटल नहीं रहते और जुल्म करना शुरू कर देते, कभी क्रैश डाइट के जरिए, कभी जरूरत से ज्यादा वर्कआउट के लिए। तो हर चीज के लिए आपने इत्तेदाल में रहना है और बैलेंस पे रहते हुए एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 कि आप करेंगे किस तरह, बार बार आप इस स्टैंस में या इस चीज में, इस मूव में वापस आएंगे। वो क्या होगा कि आप इस तरह से मार्च करें, यानी कि आप स्टेप्स ले रहे हैं। अगर आप इंटेंस बनाना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा देंगे, अदरवाइज आप बिगिनर हैं तो आपने पहले स्लो 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 मार्च किया। मार्च करने के बाद इसको बढ़ाना है। इस तरह के जो भी आपके पास मैट है, मैट के साइड पे आप स्टेप्स लेते गए। लेकिन आप देख रहे होंगे एक चीज को कि मैं अपनी नीज को थोड़ा ज्यादा रेज कर रही हूँ, इसीलिए कि ज्यादा हम एनर्जी को यूज करें इस टाइम पर, कैलोरीज को बर्न करने के लिए। यानी नॉर्मल वॉक नहीं करें, आपने इस पे थोड़ा सा अपनी नीज को आपने इस तरीके से उठाया और उसके बाद आपने पूरे मैट पर वॉक किया। बार बार हम इस स्टेप पर वापस आएंगे एक एक एक्सरसाइज करने के बाद। यानी कि ये चीज करने के बाद आपने जिस तरह से हम जॉग इन प्लेस करते हैं ना, पहले तो ये है ना, इस तरह से आपने मार्च किया, उसके बाद आपने जॉग इन प्लेस में आ गए। जॉग इन प्लेस तेज 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 30 सेकंड्स तक करने के बाद वापस आप इसी मार्च के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद इसी तरीके से वापस अपने मैट पर चलते जाएंगे। मतलब वो तमाम लोग जो कहते हैं मुझे अक्सर कि वर्कआउट मेरे लिए आसान नहीं है, यानी कि मैंने एक्सरसाइजेज नहीं करनी, मैंने पोजेज नहीं करने, मुझे वॉक पसंद है। और वॉक के लिए अब अक्सर ना मेरा बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा होता, कई दफ़ा गर्मी होती है, तो एक्सक्यूजेज अब उसकी ज़रूरत नहीं। अब आपने मैट पर रहते हुए एक्सरसाइजेज करनी है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप गए सोमो स्क्वाट में। सोमो स्क्वाट में जाते ही आपने जैसे ही स्टांस लिया, उसके बाद आपने टैप कर दिया। यानी कि हम स्टेप्स को नहीं भूलेंगे। आपने स्क्वाट किया, बैक स्ट्रेट एंड टैप। टैप करने के बाद दोबारा से आप सुमो स्क्वाट एंड टैप। चाहे तो दोनों लेग्स के साथ आप एक साथ कर सकते हैं और दोबारा आप उसी मार्च में आ जाएंगे। पूरे मैट पर आप उसी तरह से चक्कर लगाएंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। वो क्या होगी आपके, आप अगर चाहें तो इसी के साथ आप अपने आर्म्स को रोटेट करेंगे, आर्म रोटेशन, और उसके साथ साथ रिवर्स। और 30 सेकंड तक इसको दोहराने के बाद दोबारा से आपने 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स का रेस्ट भी ले सकते हैं। रेस्ट लेने के बाद दोबारा मार्च उसी तरह मैट पर आप चक्कर लगाएंगे और रिलैक्स करेंगे 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स और नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट होगी वो क्या होगी, यानी कि मैं आपको एक सेट पूरा देना चाह रही हूँ कि जिसको आप परफॉर्म करके वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आपने यहाँ और इस तरह से इधर मूव किया ताकि आपकी बॉडी जो है जरूरत से ज्यादा रेस्ट ना करे, और जिसे हम लेटरल लंज करते हैं सेम उसी तरह, बिल्कुल उस तरह आपने इस चीज को किया। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि बैलेंस मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इसमें करना, तो आपने अपनी लेग्स को कंफर्टेबली जितना आप वाइड कर सकते हैं, आपने एक ही साइड पर लेटरल लंज किया एक साइड पे, उसके बाद आप दूसरी साइड पर स्विच कर जाएंगे। ऑलराइट, और उसके बाद दोबारा से वही मार्च पूरे मैट पर उसी तरीके से आपने चक्कर लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बढ़ा लें तो आप जिस रूम में भी हैं उसके अंदर आप सर्कल में या किसी भी तरह से आप चल फिर सकते हैं। वापस आएंगे, अपनी एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। अब हम थोड़ा सा फ्लोर पर भी आएंगे ताकि कुछ एक्सरसाइजेज हम फ्लोर की भी बताएं। अब आपने क्या करना है, आसान है, यानी कि कम आसान है। आपने बाइसिकल जिस तरह से हम करते हैं, इसके जो हमारी जो लेग्स होंगी वो होंगी इन द एयर। वो कैसे, यहाँ पर इस तरह से, और आपने ये चीज की। अगर आप चाहते हैं कि स्टेप्स को ना भूलें, स्टेप्स को ना भूलने के लिए आपने क्या करना है, यहां आपने अपने हाथ रखे और टैप किया, टैप करते गए एंड रिलैक्स। 30 सेकंड तक आपने इसको दोहराया और उसके बाद दोबारा से ये चीज, और आप फिर से खड़े होंगे और फिर से मार्च करेंगे। मार्च करने के बाद आप नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी, आपका प्लैंक होगा।
प्लैंक में आपको क्या करना है, रॉकिंग प्लैंक। रॉकिंग प्लैंक मतलब आप मूव करते हैं उसमें। आपने प्लैंक किया, प्लैंक करने के बाद रॉकिंग प्लैंक, इसलिए कि हम वॉक करना चाह रहे हैं, यानी कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हम इस टाइम पर एक्टिव करना चाह रहे हैं। इसके बाद रिलैक्स 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और दोबारा आप अपनी पोजीशन में आ गए और आपने दोबारा से मार्च करना शुरू कर दिया। अब आप मार्च तो कर रहे थे, क्या आपने हाई नहीं किए, हम वो भूले नहीं हैं, वो आपने एंड पर करना था, यानी कि आपने सिर्फ उसको टच करना है। टच किया, उसके बाद 5 टाइम्स इस साइड पे थोड़ा सा चले, फिर 5 टाइम्स यहाँ पर और फिर थोड़ा सा चले और उसके बाद 5 टाइम्स यहाँ पर और दोबारा अपने मार्च में वापस। इस तरीके से आप कोई भी एक्सरसाइज अपनी फेवरेट आप इस चीज़ में ऐड कर सकते हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता सी जो आपका हार्ट रेट है वो ऊपर जाना शुरू होगा। आप इसे कार्डियो भी कह सकते हैं अपना, और आपकी कैलोरीज भी बर्न होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमेशा की तरह एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको इसके अंदर, सबसे पहले अक्सर ऐसा लोग करते हैं, मैंने फ़ौरन से वॉक शुरू कर दी, मैंने वॉक के साथ फ़ौरन से रनिंग शुरू कर दी। वॉक की, ब्रिस्क वॉक की, थोड़ी सी जॉगिंग की, जॉगिंग के बाद अब रनिंग की तरफ आए, लेकिन अपनी स्ट्रेचिंग और ये सब मत भूलें। आज से ये एक्सक्यूज़ भी ख़त्म कि मैं वॉक अंदर घर के कैसे करूं, मेरे लिए आसान नहीं है, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एक नई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस हवाले से आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं और इस जर्नी के लिए यानी कि इंडोर वॉकिंग वर्कआउट के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक गाइस। यहाँ वक्त हुआ है अभी छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं फैशन की दुनिया की। तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जब मौसम बदलता है तो हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। खाने पीने के साथ साथ हमारे पहनने ओढ़ने और हमारा मेकअप सब कुछ चेंज होकर रह जाता है। हर मौसम अपने साथ नए नए फैशन ट्रेंड्स लेकर आता है और हर मौसम के अपने रंग होते हैं। और आपको पता ही है कि फैशन की दुनिया में रंगों का इंतखाब करना कितना मैटर करता है। और मौसम में बरसात की आमद है, उसके साथ साथ ईद कुर्बान की तैयारियां भी जारी हैं। तो ऐसे में कौन कौन से फैशन ट्रेंड्स ज़्यादा इन हैं और कौन से आउट हैं, किन रंगों की मांग में ज़्यादा इजाफा हुआ है और किन रंगों की मांग में कमी हुई है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा फैसल हैं जो फैशन डिज़ाइनर है, उनके साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान है जो जर्मनी से आई हैं, फैशन मॉडल हैं और फैशन रुझानात को खूब जानती हैं और समझती भी हैं। तो उनसे भी आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ, फरीहा फैसल हैं हमारे साथ। फरीहा, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरिया, अभी सिल्विया की भी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अभी आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह गर्मी आ रही है और बल्कि आ चुकी है, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, तो कैसे फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है फैशन? फैशन में तो यही चल रहा है कि एक तो ये कि कपड़े बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। ऑब्वियसली बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हमारी जो स्टूडियो बाय फे है वो तो इन्हीं चीज़ों को टारगेट करता है कि एक तो उसमें अच्छा सा स्टाइल हो, कट लाइन हो और एट द सेम टाइम वो कंफर्टेबल भी हो लोगों के लिए पहनने में। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हम उसमें चीज़ें ऐड कर दें और फिर लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हो गर्मी के मौसम में, क्योंकि आपको पता ना जो लाहौर की हीट है उसमें अभी तो आप अभी तो कह लें कि अभी इतनी ज़्यादा वो कह लें कि बरसात का मौसम आया नहीं है, लेकिन हम लोग तो बस हमारे धुएं निकल गए हैं, ये कह सकते हैं। तो जैसे मैं सिल्विया की बात करी थी, फरीहा, किस तरह आप लोगों ने कोलैबोरेट किया, किस तरह आपने इनसे कांटेक्ट किया, हमें थोड़ा सा बताइए, फिर हम सिल्विया की तरफ चलते हैं। हाँ, ऐसे हुआ था कि ये इन्होंने अपना लगाया था एड अपने इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो आई अप्रोच्ड हर, प्लस माय नीस आल्सो नो हर, दे आर डूइंग इंटर्नशिप टुगेदर। ठीक है। सो शी इज हियर फ्रॉम जर्मनी, सो आई जस्ट आस्क्ड हर, तो शी लव्स पाकिस्तानी क्लोथ्स, तो शी मॉडल्ड दैट फॉर अस फॉर आवर ईद कलेक्शन। ठीक है। सो शी वाज रियली हैप्पी टू विद अस एंड वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हर। अच्छा, मतलब आपकी जो ईद कलेक्शन आ रही है उसमें हम सिल्विया को देखेंगे? या बिल्कुल, वो आ चुकी हुई है और हमने खुद भी पहनी हुई है और ये हमने मतलब अपने पेज पे लगाई हुई है। ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत सा सिल्विया ने जो सूट पहना है वो भी फरीहा का ही पहना हुआ है। सिल्विया, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर एंड वेलकम टू जागो लाहौर। हाउ आर यू? Thank you. I'm very fine. And you? I am good. Sylvia, do you speak Urdu? No, just a few words. I can say a few words. वो क्या है? What are they?
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिल्विया है। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हम लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आप आई हैं। सिल्विया, इफ़ आई टॉक अबाउट लाहौर, आवर सिटी, so how do you like about Lahore? What do you like about Lahore and what fascinated you most here? I really love Lahore, especially on Pakistan in general, like especially the people, like the hospitality, and also the food is really great. अच्छा, Yes. Do you like the food? Yes, very much. मतलब इन्होंने खाया क्या क्या खा चुकी हैं अभी तक सिल्विया यहाँ पर? मेरे ख्याल से ये बट कढ़ाई। अच्छा, बट कढ़ाई आपने टेस्ट करा दी है? नान, चने और आई थिंक और व्हाट एल्स यू हैव ईटन इन? Biryani. Oh, do you like biryani? Yeah, it's very good. Huh? Yeah. Some spicy. A little bit spicy, yes. हाँ, Sometimes I have problems with the spicy, but it's very good. तो कैसे फिर आप जब काम कर रही थी सिल्विया के साथ तो किस तरह के एक्सपीरियंस रहा फरीहा आपका? किस तरह के कैसे कपड़े बनाए आपने सिल्विया के हिसाब से? एक तो ये कि खुद भी इंटरेस्टेड थी कि ये पाकिस्तानी कपड़े पहने, तो हमारी तो वैसे ईद कलेक्शन थी ही पाकिस्तानी उसके, तो शी कैरिड इट वेरी वेल। सो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, हमारे इंस्टाग्राम पे देखें तो वो वी हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एज वेल एंड प्लस शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। हम तस्वीरों में भी हमने देखा है, बहुत प्यारी लग रही हैं ये, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस है और अदरवाइज भी मतलब शी इज अ फॉरेनर, एग्जैक्टली, यू नो मतलब और वो उनको मतलब पता नहीं होता दुपट्टा और ये सारा, लेकिन बड़ा बहुत अच्छा इन्होंने मतलब सब कुछ कैरी किया। तो फरीहा आगे ईद आ रही है जिस तरह, तो किस तरह का आ रहे हैं कपड़े, क्या आ रहे हैं, क्या कट्स आ रहे हैं, किस तरह का कलर लेकर आ रही हैं? हाँ, ईद पे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वाइब्रेंट एंड ऑब्वियसली थोड़े से सूदिंग कलर भी ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि पेस्टल और क्योंकि समर है। तो ईद पे अब हमारी जो टोटल कलेक्शन है इट्स ऑन कॉटन सिल्क। दिस इज अ न्यू, इट्स नॉट अ न्यू फैब्रिक बट इट्स वेरी इन दीज डेज एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल वन। तो उस तरह से हम उसके साथ प्ले कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो कंफर्टेबल है और थोड़ा सा आपको पता ना ईद पे हल्का सा हमें थोड़ा सा फॉर्मल टच भी देना होता है और वो गर्मियाँ हैं और फिर वो इट्स एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि एक तो गर्मियाँ भी आ रही हैं, ऊपर से समथिंग सेमी फॉर्मल टाइप भी चाहिए और वो आपको गर्मी भी ना लगे। तो उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने अपनी कलेक्शन बनाई है। होप पीपल आर यू नो ऑर्डरिंग इट एंड यू नो आई एम श्योर कि लोगों को पसंद भी आ रही है। So Sylvia, how did you like about the Pakistani fashion and trends? Yeah, I really love the Pakistani fashion, especially the colors. And yeah, also like shalwar kameez and the dupatta, it's very, very nice. Yes, also the jewelry is very nice. Acha. Yes, and it's always matching, so that's very nice. So how are you dealing with Lahore summer and Lahore's heat? I try to. It's very hot. Like I've been to a lot of countries, but I think I've never had like so much heat. यहाँ पे literally बहुत ज़्यादा heat हो चुकी है और मतलब क्या कहें, अब है तो क्या कर सकते हैं। तो फरीहा, आगे आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो क्या डिमांडिंग में क्या है आजकल? आजकल तो वही थोड़े लाइट कलर्स भी हैं और मतलब वाइब्रेंट भी चल रहे हैं और इसके अलावा शलवार कमीज ही आजकल तो चल रहे हैं ज़्यादा और थोड़े लूज फिट में, क्योंकि पहले एक ज़माना था जिसमें हम बहुत ज़्यादा फिटिंग पहना करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है तो पीपल आर मोर कंफर्टेबल थोड़े लूज फिट वाले कपड़े हों। लंबी कमीज़ों के साथ शलवार पहन लें आप या ट्राउज़र पहन लें, इस तरह से। मतलब फैशन तो आपको पता है बहुत डाइवर्सिटी आ चुकी है, एनीथिंग इन विच यू आर कंफर्टेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गर्मी में जब ईद आती है तो कितना चैलेंजिंग होता है अगर देखा जाए तो ईद की कलेक्शन बनाना और सारी चीज़ें डिज़ाइन वगैरह करना पड़ेगा? काफ़ी चैलेंजिंग होता है, एक तो डिज़ाइनर के एंड पे भी चैलेंजिंग होता है कि गर्मी में जाके आपको सारी चीज़ें सोर्स करनी पड़ती हैं। दो यू हैव अ टीम और टीम होती है बट ऑब्वियसली वो एक वो वाला फैक्टर भी होता है, प्लस ये कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि अच्छा लोग कंफर्टेबल हों उन कपड़ों में और वो डिज़ाइन भी हो उसमें, लोगों को पसंद भी आए, तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। हाँ, तो काफ़ी होता है। Sylvia, are you excited about our Eid? Yes, very much. Will you be in the Pakistan? Yes, I will be in Pakistan. तो आपके साथ ही होंगी? नहीं, I don't know her plan, but I think we are going to meet in. What's your plan? I don't know yet, but I really want to get to know the traditions. So staying with someone so that they can show me or something. That would be really nice. So Sylvia, which place do you like the most in Lahore? I really like the Old Lahore. Yes, walled city. It's very, very nice.
मतलब जितने भी हमारे बाहर के लोग आते हैं वो वहीं पे जाते हैं हमारी सकाफत को देखने, हमारी ट्रेडिशन को देखने। तो किस तरह अब तो हमारे कपड़ों में भी मेरे ख्याल से वो सारा कुछ वापस आ रहा है, जो हमारी अम्मियाँ पहनती थी उन्हीं के कपड़े हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह का भी आप कर रही हैं? इस तरह का ऑन रिक्वेस्ट होता है कि अच्छा। अगर कोई मुझे कहे कि हमें कस्टमाइज डिज़ाइन बना दें तो तब हम उनके मतलब जो मदर के ड्रेस हैं उसके ऊपर हम वो प्ले कर देते हैं, तो वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है। सिल्विया, डिड यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस और एनी सिमिलैरिटी बिटवीन जर्मनी एंड पाकिस्तान? Actually, a lot. Yeah. Like the people are very nice, even nicer maybe here. Yeah, like the streets are very similar. The houses, especially the DHA area, is very similar to Germany, I think. Yeah. Did you see the northern areas of Pakistan? Yes, also. And the landscape in the northern areas is also very similar, like the mountains and the forests. And even the weather is more similar, like to Germany in the north, you know, it's like colder. Yeah. बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें सिल्विया से मुलाकात करके, उनसे पूछ के, और क्या उनके क्या बात मतलब उनको पाकिस्तान के बारे में कितना पता है और क्या क्या पसंद है पाकिस्तान के बारे में। तो फरीहा, आगे क्या रुझानात आपको लगता है, आगे फैशन में क्या क्या ट्रेंड आ जाएगा? क्योंकि ये ईद चली जाएगी, आगे जो है वो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो शादियों में क्या चल रहा है आजकल, किस तरह के कलर्स चल रहे हैं? शादियों में तो ज़्यादा जो है वो लहंगा चोली इज़ वेरी इन, और आजकल प्लेन के साथ आप दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल सा बना लें, और प्लेन जो है शर्ट हो और प्लेन लहंगा चोली हो। दिस इज़ रियली वेरी इन, ये काफ़ी ज़्यादा इन चल रहा है आजकल के उसमें। कलर तो फिर अगेन वही है कि आपका मेहंदी का फंक्शन आजकल बहुत ज्यादा हाँ जी, पेस्टल कलर काफ़ी इन है, थोड़े से जो लाइलिक टोन है, फिरोजी है, फिरोजी इज़ वेरी इन, तो इस तरह के कलर्स तो काफ़ी इन हैं। लेकिन अगेन वही है कि आपका क्या इवेंट है उसके अकॉर्डिंगली मोर कंफर्टेबल, मतलब डेज के वेडिंग के हिसाब से अलग हैं और नाइट वेडिंग के हिसाब, और आपको पता है आजकल तो डे लाइट में बाहर फंक्शन होता है, तो वो फिर और ज्यादा, इसलिए इस वजह से भी पेस्टल कलर बहुत ज्यादा इन हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सिल्विया, डिड यू अटेंड एनी वेडिंग इन पाकिस्तान? Not yet, but I really want to go. Yeah. I think it'll be a good experience. There are a lot of dance there. Yes. You like to dance? I love to dance. It's one of my passions. अच्छा, ठीक है जी। हम कोशिश करेंगे कि कोई आगे आने वाली शादी में हम अगर सिल्विया यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हुई तो हम उनको ज़रूर यहाँ पे मदद करेंगे और उनको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी शादी किस तरह की होती है और कितना मज़े का आता है, कितना मज़ा आता है यहाँ पर पाकिस्तान में। तो सिल्विया, हाउ मेनी कंट्रीज डू यू हैव सीन? I've been to more or less 30 countries. अच्छा. Yes. But most of them are in Europe because everything's very, very near in Europe. Do you like tourism? Yes, I love tourism. And here it's very, very nice. अच्छा. Especially the northern areas, but also the cities. बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर तो वैसे ही बहुत से लोग आते हैं नॉर्दर्न एरियाज में जाने के लिए और उनको पसंद होता है नॉर्दर्न एरियाज में जाना। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग आते हैं नॉर्दर्न एरियाज में जाने के लिए। So, which country do you like the most? Oh, that's very difficult. I think every country has like something which is like amazing, so that's why I can't really tell. Like there is something really beautiful in every country. Yes. बिल्कुल ऐसे ही है। तो फरीहा, आगे क्या करेंगी? क्या शादी के बारे में अगर बात कर ली जाए, शादी के जोड़ों के बारे में, तो क्या है उसमें आगे आने वाले दिनों में, क्या लग रहा है आपको? आगे आने वाले दिनों में एक तो पहले तो लॉकडाउन, शादियाँ तो अभी सीज़न शुरू हो ही गया है। मतलब मेरे तो बाहर जो अमेरिका, वहाँ पे तो काफ़ी शादियाँ हो रही हैं, तो वहाँ के तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। और हमारा ऑर्डर ऐसे होता है कि इट्स लाइक मोर लाइक कस्टमाइज, कि आप क्लाइंट क्या चाह रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बनाते हैं। अच्छा। उनकी मतलब नॉलेज का कि जी उनको बता देते हैं कि हाँ जी ये चीज़ इन है, ये आउट है। साड़ीज़ आर वेरी इन, तो इस तरह प्लेन लहंगा चोलीज आर वेरी इन, और आपको पता है आजकल शरारा और गरारा दैट इज़ वेरी इन ऑल्सो। और आजकल लॉन्ग शर्ट भी बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं, तो वो इस तरह से फिर उसके अकॉर्डिंगली कि उनका क्या इवेंट है उसके उस हिसाब से, और वो क्या चाहते हैं, वो क्या पहनना चाहते हैं। तो मेरे जो बिलीव और जो इस तरह से है वो यही है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसको ही कैरी फॉरवर्ड करें। अच्छा। ये ना हो कि मैं आपको कुछ और बता दूं और आप वो उसको फिर कैरी ना कर सकें। तो इट्स मोर लाइक कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं। तो जब हमने सिल्विया को भी इसके लिए, मतलब हमने मॉडलिंग के लिए कहा, तो वी हैव दोज थिंग्स इन माइंड कि अच्छा आई डोंट नो कि वो उसको कैसे कैरी करेंगी और क्या, बट शी कैरीड वेरी वेल।
तो मतलब ये इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू कैरी, तो उसी से आपका ड्रेस जो है वो अच्छा लगता है। तो फरीहा, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो बहुत सी अभी लड़कियां और ख़वातीन हमें देख भी रही होंगी जो इस इंडस्ट्री में आना भी चाह रही होंगी, फैशन इंडस्ट्री में, उनको क्या मशवरा देना चाहिए? उनको मैं यही मशवरा देना चाहूँगी कि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं आजकल के टाइम में, वही मतलब ये कोविड जो कहते हैं ना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है, वो यही है कि आप ऑनलाइन से ही स्टार्ट करें। अच्छा। एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली, कि यू हैव टू मेक अ पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन शो योर प्रेजेंस ऑन फेसबुक। और जो आप मॉडल हैं, आपको ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े शूट्स कराने हैं, लोगों को हायर करना है उसके लिए, तो यू कैन स्टार्ट विद समथिंग वेरी स्मॉल एंड आप अपने मोबाइल से पिक्चर्स लेके वो भी आप लगा सकते हैं। बट अगेन आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये जो चीज़ें ये सिर्फ हमारे बैक एंड माइंड में चल रही होती हैं, जी हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो हम एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं और चल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से मैं तो सबको यही मशवरा दूंगी कि स्टार्ट विद द ऑनलाइन। अच्छा। और बाद में बहुत लेटर ऑन आप सोचें कि आप एक शॉप वैसे भी अब देख भी रहे हैं फरिया कि अब ऑनलाइन पे ही हर चीज़ शिफ्ट हो चुकी है, तो अब कैसा मतलब आपको क्या लग रहा है, किस तरह का आपको फीडबैक आ रहा है ऑनलाइन के हिसाब से? मेरा तो बहुत अच्छा। आपने कर लिया ऑनलाइन? हाँ, मेरा तो ऑनलाइन ही है, मैंने तो स्टार्ट ही ऑनलाइन से किया है और बस हमारी वेबसाइट रह गई, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट सून। लेकिन ऑनलाइन का जो है वो बहुत अच्छा आपका सिलसिला होता है, बट यू हैव टू बी वेरी कमिटेड टू योर वर्क, कि आपने जो क्लाइंट को बात की है, एक तो आपका प्रोडक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसा आप दिखा रहे हैं और टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए। दीज आर द टू थिंग्स जो ऑनलाइन में चलती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है उनके पास, आप टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई कंप्लेन होती है। और हमारे जितने ऑर्डर्स हैं वो सारे एडवांस उस पर जाते हैं, मतलब वी टेक एडवांस, फुल एडवांस एंड देन विल डिलीवर, तो हमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई। अच्छा, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब ऑनलाइन पे ये बड़ी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है, टाइमली मिल रही है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो कह ले पूरा पैकेज हमें मिल रहा है। दूसरा फरिया, अगर बात की जाए इसी हिसाब से, तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो उन्हीं हिसाब से हम अगर जब ऑनलाइन पे जाते हैं वहाँ पर हमें सस्ते भी मिल रहे हैं और अच्छे भी कपड़े मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अच्छा, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो ये मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, जैसे कोई अगर कहे ना कि आपके ड्रेस हमें महंगा लग रहा है, तो उसमें मैं उनको यही बात कहती हूँ कि देखिए, अगर लॉन का एक ड्रेस है ना, वो आपको 1000 रुपये से शुरू होता है, और उसकी जो लास्ट लिमिट है ना वो 15 to 16,000 है, जो कि बहुत मतलब अच्छे मशहूर डिज़ाइनर्स बेच रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो वो जो 1000 रुपये वाले की क्वालिटी है और जो 15,000 वाली है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी फैब्रिक की क्वालिटी में फ़र्क होगा, ठीक है, उसके दुपट्टे की क्वालिटी में फ़र्क होगा, फिर उसकी प्रिंटिंग में फ़र्क होगा, फिर उसके डिज़ाइन में फ़र्क होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि उसकी प्राइस वैल्यू को ज़्यादा कर देते हैं। जैसे अगर एक गाड़ी है, मेहरान और BMW की प्राइस में जो फ़र्क है, उसमें आप चीज़ों का भी डिफरेंस देख लें। एग्जैक्टली। तो इसी तरह ब्रांडेड कपड़ों में और एक लोकल जो मार्केट में मिल रहा है उस कपड़े में यही फ़र्क होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक फ़र्क जो आज हमें फरीहा ने बता दिया। अब कुछ फ़र्क हम लोग जर्मनी और पाकिस्तान के हवाले से सिल्विया से भी पूछ लेते हैं। सिल्विया, डू यू थिंक देयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स इन पाकिस्तान एंड हाउ कॉस्टली क्लोथ्स आर ओवर देयर? I think it depends a lot. Like if you go to the bazaar, they are very affordable. But if you go like to the brands, they can be, and especially when they are customized. And also I saw the bridal clothes, I think they are very expensive, even more expensive than in Germany, I think. When they are customized especially. But Sylvia, do you miss your friends and family? Sometimes, but actually not very much. I'm really enjoying my time here. ये बड़ी अच्छी बात है। वो अगर यहाँ पर रह रही है तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इतना मिस नहीं कर रही, वो यहाँ के कल्चर को और हमारे साथ इतना घुल मिल गई हैं, कह सकते हैं कि वो वहाँ को भूल गई हैं, थोड़ा सा भूल गई हैं। तो व्हाट्स योर हॉबीज सिल्विया? My hobbies? I really like fashion, so that's one of the things. You are a fashion icon. Yeah. Then also music, dancing, sports, and especially also education. Like I like languages and also like learning new things. That's also why I like to You travel. have a YouTube channel. Oh yeah, I have a YouTube channel. Do you have? Yes. Okay. What is it about? It's about fashion or fitness or education? Actually, it's a little bit about everything. Like all my passions, like dancing, education,
mindset, also fitness, and I'm also I'm gonna start to record language classes, so for German and Spanish, and then let's see what else. But yes, so just about everything, all my passions. Did you do exercises every day in Pakistan? Yes, like I do workout every day Okay. because it's very important for me, and I usually do it at home. So what's your fitness routine or daily routine in Pakistan? Yes, so basically I always take like 20 to 30 minutes. I prefer doing like not a lot of time, but doing it more consistently. Okay. So 20 to 30 minutes every day. And I do some Tai Chi and yoga, and then also some workout. Yes. And all the workouts like are more or less between 5 and 10 minutes. So like Do you short like but the intensive. yoga? Yes, I really like yoga. जैसे हम भी आप लोगों को जनाब एक सेगमेंट बताते रहते हैं, सुलाफे नकवी रोज हमें बताती है कि योगा कितना इंपॉर्टेंट है, तो सिल्विया ने भी कह दिया कि उनको भी योगा पसंद है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. आप क्या कहेंगे फिटनेस के बारे में फरिया, कितना जरूरी है हमारे लिए? आप भी करती हैं? जी, मैं तो योगा भी करती हूँ और प्लस आई डू मेडिटेट. अच्छा. या मैं इनको रास्ते में भी ये बता रही थी कि आई मेडिटेट फॉर लाइक 20 to 30 मिनट्स डेली. अच्छा. हाँ, तो वो ये पूछ रही थी आप टाइम कैसे निकालती हैं. मैंने कहा बस ये मेरा दिन में मुझे एक डिस्कनेक्शन चाहिए फ्रॉम द वर्ल्ड. एग्जैक्टली, बहुत जरूरी हो चुका है ये हमारे लिए. जिस तरह का ये माहौल चल रहे हैं, ये सिचुएशन चल रही है, मेरे ख्याल से योगा करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करना. जनाब हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर फरीहा मौजूद थी और उनके साथ सिल्विया हमारे साथ मौजूद थी और इनको हम शुक्रिया अदा करते हैं. इनसे मिलकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा सिल्विया से भी मिलकर, फरीहा से भी मिलके. थैंक यू सो मच सिल्विया, इट्स रियली नाइस टू मीट यू. और फरीहा आपका ये बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं और सिल्विया को अपने साथ लेकर आई हैं. ठीक है जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा. मुझे आपने इजाजत देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.